नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो कम उम्र में ही निवेश की शुरुआत करना फायदेमंद रहता है, पर इसी निवेश में आलस बुरी बला है। आज हम आपको बताएंगे क्या होता है कॉस्ट ऑफ डिले और निवेश को कुछ सालों से टालने पर रिटर्न में कितना असर पड़ता है। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स रहेंगे शामिल और उनसे हम समझेंगे ये कॉस्ट ऑफ डिले के नुकसान क्या हो सकते हैं। हमारे साथ क्षितिज महाजन है, सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, और साथ ही ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जरा समझते हैं कॉस्ट ऑफ डीले, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ऋषिकेश, कॉस्ट ऑफ डीले जरा समझे पहले आपसे, सबसे पहले कि हम क्यों कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डीले जो है वो निवेश के लिए अच्छा नहीं है। नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। कॉस्ट ऑफ डीले ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स का, जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट इट्स अबाउट द टाइम स्पेंट इन द मार्केट। ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आप ये मायने नहीं रखता है कि आप निवेश कब कर रहे हो या किस टाइम पे कर रहे हो, आपने कितना समय बिताया है मार्केट में, इसके ऊपर आपके रिटर्न्स निर्धारित होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो हर एक ने फॉलो करना चाहिए फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियोज। दूसरी चीज आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे स्वाति जी ने कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको आठवां अजूबा माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी में। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि समझो दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। अगर व्यक्ति ए ने 25 की उम्र में निवेश करना चालू किया, समझो 10,000 की एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, और व्यक्ति बी ने 30 की उम्र में निवेश करना चालू किया। अभी 25 साल की उम्र से चालू किया है और समझो कि मार्केट्स ने या इन्वेस्टमेंट्स में 13% का रिटर्न दिया है। तो क्या होगा, 25 साल में जिन्होंने चालू किया 55 साल की उम्र तक उनकी राशि हो जाएगी करीबन 4,40,00,000 रुपए। बल्कि व्यक्ति बी जिन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश करना चालू किया 13% के हिसाब से 55 साल तक, उनकी राशि होगी करीबन 2.25 करोड़। तो उससे फर्क क्या पड़ा, करीबन 2-2.25 करोड़ का फर्क पड़ा। अंतर अगर देखा निवेश का देखा जाए तो सिर्फ 5 साल का है, और वैल्यू टर्म में देखा तो 39 लाख प्रिंसिपल अमाउंट होगा व्यक्ति ए का और 33 लाख होगा व्यक्ति बी का। तो वैसा देखा जाए तो बहुत कम अंतर है दोनों के बीच में, निवेश के अमाउंट के बीच में। लेकिन जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस काफी अधिकतर आता है। इसके वजह से हम हमेशा कहते हैं कि कभी डीले ना करें। जितने आप समय जाया करोगे और जितना डीले करोगे उतना ही आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आएगा इवेंचुअली। बिल्कुल। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जितना देरी से शुरुआत कर रहे हैं, आपके वो जो गोल्डन पीरियड है मार्केट को समझने के, मार्केट से पैसे कमाने के, उतना आपको उससे नुकसान हो रहा है। ये कॉस्ट ऑफ डिले जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया ऋषिकेश ने। तो यही एक बड़ा नुकसान है क्षितिज कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट का जो फायदा उठना चाहिए, अपने गोल्डन पीरियड ऑफ मार्केट के भी और अपने भी गोल्डन ईयर्स में आप उठा नहीं पाते, और कॉस्ट ऑफ डिले से शायद बहुत सारे निवेशक अभी ग्रस्त हैं टाइम पर या आलस के चलते, कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेट करना, उसके चलते आप अपने निवेश में कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, और कल के चक्कर में कई बरसों बीत जाते हैं। बिल्कुल सही कहा स्वाति। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार आपको, ऋषिकेश भाई को और सभी दर्शकों को। इनफैक्ट स्वाति, कंपाउंडिंग का जो अभी ऋषिकेश भाई ने बताया, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग का रियल मजा, जो इफेक्ट जो है, या रियल आपको एक, आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू गेन है वो 10-15 साल के बाद ही आना शुरू होता है। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट अगर डिले करी है और आपने 5 साल मिस कर दिए, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, तो आप कितना फर्क पड़ सकता है। अगर 15% आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड करता है तो 5 साल में अगर डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है। तो वो 15 साल में 8 गुना हो जाता है और 20 साल में 16 गुना हो जाता है। अगर आपके पास 15 साल ही इन्वेस्टमेंट के हैं तो आप 8 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही पहुंच पाते हैं। या आपके पास वही 20, 25, 30 साल है तो आप समझिए कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है इससे। आई थिंक अर्ली यू स्टार्ट, कोई भी है यहाँ पे जो हमें सुन रहा है, यंगस्टर है या आज की डेट में कोई ऐसा सुन रहा है जो सोच रहा है कि मैं लेट हो गया, तो आप लेट नहीं हुए। बट हाँ, जो कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट है, आप आगे अपने यंग वंस को बता सकते हैं। उसका बेनिफिट जितना आप लंबा करेंगे उसी का ही बेनिफिट आता है।
तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जब आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम शुरू होता है, चाहे बिजनेस इनकम है या आपकी सैलरी है, उसमें से 20-25% ऑफ एलोकेशन चाहे सिप के माध्यम से या कुछ और आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस आता है, उस माध्यम से आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और जितना जल्दी शुरू करते हैं, उसका इम्पैक्ट उतना ही जल्दी आपको कंपाउंडिंग में दिखता है। एट द सेम टाइम आप एक रिमार्केबल एक अच्छा एक कॉर्पस अपने खड़ा कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जल्दी निवेश शुरू करने के और कुछ नुकसान है कॉस्ट ऑफ डिले के, जो कि क्षितिज ने बताए। और कहाँ-कहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिले जो होता है फाइनेंशियल डिसीजंस पे हावी पड़ जाता है ऋषिकेश? क्योंकि हम तो देखते हैं कि चलिए निवेश में आपने निवेश करने में देरी कर दी, वो आपको थोड़ा-सा वो देरी आप पर ज़्यादा भारी पड़ गई। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस और भी कई सारे होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी कई पहलू होते हैं। और कौन से पहलुओं पर कॉस्ट ऑफ डिले भारी पड़ सकता है? स्वाति जी, जैसे आपने सही फरमाया कि सिर्फ निवेश या इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली वन थिंग जिसमें डिले होने की वजह से नुकसान हो सकता है। काफी अलग चीजें होती है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, जैसे इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का। और जब मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ या मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हैं 40 की उम्र में और 30 की उम्र में जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जहां पे आप करीबन 60,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो 40 की उम्र में, वही इंश्योरेंस प्रीमियम वही सम अश्योर्ड को अगर 30 साल में आप पे करना चालू करो, तो आपकी कीमत आएगी करीबन 24 से 25 हजार रुपए सालाना। तो काफी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ गया इन दोनों कॉस्ट में। तो जितना जल्दी आप इंश्योरेंस चालू करो, उतना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो प्लानिंग करने, स्टेट प्लानिंग के हिसाब से। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपको आपके डेट रिव्यू करना बहुत जरूरी है इन द अर्लियर स्टेज ऑफ योर लाइफ। 30 की उम्र में कई बार ऐसे होता है कि हम कमाना चालू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, लोन ईएमआई काफी बढ़ जाते हैं, या फिर गाड़ियां खरीद लेते हैं उसके ईएमआई बढ़ जाते हैं। तो डेट को जो है वो हमको इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में कम रखना चाहिए, उसको ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये थोड़ा उसको शायद डिले कर दो तो अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्ररी टू द टॉपिक है, लेकिन इसको डिले करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंटरेस्ट सर्विसिंग जब आप करना चाहते हो, करना चालू करते हो, तो आपकी इनकम काफी हद तक एक्सपेंडिचर में बढ़ जाती है। तीसरी चीज है कि आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए सूनर देन लेटर। फ्रीक्वेंसी जो है उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। हर महीने मैं तो कहता हूं कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए, या हर क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, तो हर टर्म के बाद आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हो। सिमिलरली आपके इन्वेस्टमेंट्स की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हर क्वार्टर देखनी चाहिए कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। जो आपने टारगेट निर्धारित किया है, समझो 13% या 14% का टारगेट निर्धारित किया है, एक एमआईएस होना बहुत जरूरी है जो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी आपके टारगेट के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। फिर आप फेरफार कर सकते हो और आपकी स्ट्रैटेजी में, ताकि आप आपके निर्धारित लक्ष्य की तरफ चल पड़ोगे। और लास्ट ये है कि अर्ली एज में अगर आप स्टेप अप करोगे, जैसे एसआईपी के मैं हमेशा बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करोगे, तो उसमें स्टेप अप करना बहुत जरूरी होता है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि लाइफस्टाइल कांस्टेंट नहीं रहती है। तो आपकी एसआईपी की राशि जो है वो क्यों कांस्टेंट रहे? आपकी इनकम स्टैग्नेटेड कांस्टेंट नहीं रहते, उसमें ग्रोथ होती है। तो आपकी एसआईपी के अमाउंट में भी ग्रोथ होनी नहीं है, वो आप स्टेप अप एसआईपी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपने डिले नहीं करना चाहिए, ताकि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल, तो कॉस्ट ऑफ डिले सिर्फ निवेश में नहीं है, आपके निवेश के इस पूरे सफर में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर ये हावी पड़ जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर ऋषिकेश ने किया। क्षितिज, ये जरा समझाइए, हमने तो चर्चा की कि निवेश में देरी क्यों नहीं करनी चाहिए और आप जितना जल्दी निवेश करें उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन वो जल्दी का समय क्या हो, जो निवेश का सही समय है, क्या हर किसी के लिए सेम है? क्या हर किसी के लिए समान है? क्या वो हम एक निर्धारित कर सकते हैं वो उम्र जिससे निवेश की शुरुआत हो? तो हर किसी के लिए पैरामीटर तो अलग होगा, लेकिन वो पैमाना क्या हो? स्वाति, इसमें दो पहलू हैं। एक जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं, तो आप एक जो सिप है वो डेडिकेटेडली अपने बच्चों के लिए अलग से कीजिए। एक तो उनके गोल प्लानिंग के लिए आप कर ही रहे हैं जो सिप्स कर रहे हैं,
बट एक कुछ लोग के पास अगर स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उनके फ्यूचर के लिए भी वो उससे पे कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं और अपनी इनकम या अपनी अपनी सैलरी से ही कर सकते हैं, उनके लिए ये है कि जैसे ही उनकी आय का मीटर शुरू होता है, मान लीजिए अगर आप 25 इयर्स में जॉब लगता है आपका, 20 जिस भी एज में लगता है, आप एक छोटा-छोटा अमाउंट एक एज़ अ डिसिप्लिन ज़रूर शुरू करें। क्योंकि क्या है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप अमाउंट कितना शुरू कर सकते हैं इनिशियली, बिकॉज़ इनिशियली नॉट दैट कि सबकी जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बट आप एक डिसिप्लिन रखिए कि दैट आपके पास जो भी अमाउंट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के आपने इन्वेस्ट करना है। वो डिसिप्लिन आना स्वाति एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो चाहे कोई 22 साल में अपना करियर शुरू करे, कोई 25 में करे, अब कोई डॉक्टर होगा तो एमबीबीएस, एमडी या कुछ और डिग्री लेके 28 साल में करना चाहेगा, तो जब भी वो शुरू करे, वो अपनी अपनी अपने इनकम से निवेश कर सकता है। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है एज़ अ डिसिप्लिन पॉकेट मनी मिलती है अपनी फैमिली से। अब तो इतना सहूलियत है कि आप ₹100 की सिप शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स को बच्चों के अंदर ये हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए, जहाँ पे वो कुछ हिस्सा पॉकेट मनी का अगर इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही वो और भी इन्वेस्ट करें। मैं अपनी डॉटर के साथ यही करता हूँ कि आप अगर आप कुछ पैसा डालोगे, तो उतना ही पैसा मैं और इन्वेस्ट करूँगा, आपकी म्यूचुअल फंड सिप में चला जाएगा। एक बार आपने ये अच्छी हैबिट अगर इनकलकेट कर दी बच्चों के अंदर, तो हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, कोई पेंशन्स नहीं है, तो आपके लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आज आपके पास कॉर्पस यही होगा व्हेन यू गेट रिटायर्ड। और स्वाति ये भी निर्धारित नहीं है कि आपके पास 55 इयर्स 50 इयर्स तक जॉब पक्की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जितना जल्दी शुरू करें, एक हैबिट इनकलकेट करें और अपना सिप करना शुरू करें। पर्याप्त समय मैं मानता हूँ 30 साल का कम से कम चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, जिसमें आप रियली मैजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब 10,000 की अगर आप सिप कर रहे हैं और लेट्स स्टेप अप नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 की सिप है, वो 14% से ग्रो कर रही है, तो कोई 30 साल की अवधि में वो 5.5 करोड़ के आसपास की राशि आपके लिए बना देगी। तो आप समझिए किस तरह का कॉर्पस खड़ा हो जाएगा एक छोटे-छोटे अमाउंट को निवेश करके, और इसी में अगर आप स्टेप अप करेंगे, तो आपको ये राशि जो सोचिए वो कम है। मतलब एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल। आपने स्टेप अप की बात की यहाँ पर एक्चुअली 2-3 कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूरे जो हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यूनिफ़ॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हैं। क्षितिज जैसे ने बताया और ऋषिकेश आप भी शुरुआत में इसका ज़िक्र कर रहे थे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपने ज़िक्र किया। अब कोई जिन्होंने जल्दी शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद वो उस इन्वेस्टमेंट को ईयरली स्टेप अप कर रहे हैं। एक तो स्टेप अप कितना करना चाहिए ये ज़रा समझना ज़रूरी है आपसे। दूसरा ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम कई जैसे निवेशक है वो 20-25 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी का जो गोल है वो 5 या 10 साल का ही है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्गर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि बाजार में उथल पुथल भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है। तो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक भी बदलता है क्या? और जी बिल्कुल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत बदलता है। जितना समय आप बिताओगे मार्केट में, उतना आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैंडी आएगा, रिटर्न्स उतने ज़्यादा बनते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा टाइम ऑफ डीले का। और अगर एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपका टारगेट जो है समझो 14% का टारगेट है, और आपका निवेश करीबन ₹100 के हैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, और आपने अगर 30 साल के लिए निवेश किया, वही ₹100 14% के हिसाब से, तो उसकी कीमत करीबन ₹5,000 होती है। ₹100 की कीमत करीबन 5,000 होती है। और वही 14% के वही ₹100 आपने अगर 25 साल के लिए निवेश किया, वास्तव में देखा जाए तो आपने सिर्फ 5 साल गँवाए हैं, और उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट कितना होता है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वही ₹100 हमने 25 साल के लिए निवेश किए, तो उसकी वैल्यू करीबन 2,500 होती है, करीबन आधी। तो गए तो सिर्फ 5 साल है, 25 साल और 30 साल, लेकिन वैल्यू जो एट द एंड ऑफ द टर्म आती है वो ऑलमोस्ट हाफ द वैल्यू होती है, बिकॉज़ यू आपने पहले 5 साल गँवा दिए थे। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे स्वाति जी आप भी कह रहे थे, वो आपको दुगना पैसा दे सकता है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो तो। दिस इज़ एक ये एग्ज़ाम्पल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही। समझो 2 एग्ज़ाम्पल है। अभी मैं 30 साल का ही एग्ज़ाम्पल लूँगा, दोनों भी व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है। अगर व्यक्ति ए ने 30 साल के लिए समझो टारगेटेड रिटर्न 14 का रखा, और व्यक्ति बी है, उन्होंने 30 साल का लिए 12% का टारगेट रखा। अभी वो ₹100 की कीमत जिन्होंने
वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ 2% का डिफरेंस है व्यक्ति ए और व्यक्ति बी में। लेकिन जिन्होंने 14% का टारगेट रखा था, उनकी कीमत करीबन 5,000 रुपए होगी, 100 रुपए की कीमत 5,000 रुपए होगी। लेकिन जिन्होंने 12% का टारगेट रखा, उसकी कीमत करीबन 3,000 होगी। वहां पे वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ 2,000 रुपए का। ऑप्टिकली लगता है सिर्फ 2% कम कमा रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नुकसान जो हो रहा है, 5,000 और 3,000 के बीच में 2,000 का नुकसान हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेट ऑफ रिटर्न क्या कर रहे हो और अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन द मार्केट, ये दूसरा पहलू है जिसके ऊपर काफी तवज्जो देना चाहिए। और आपने पूछा स्टेप अप क्या होता है और क्यों होता है। स्टेप अप एसआईपी एक बहुत साधारण सी चीज है। कई बार क्या होता है, आपने समझो 10,000 की एसआईपी चालू की। अब हम 10,000 की एसआईपी अगले 30 सालों के लिए कर रहे हैं, तो 10,000 की वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन ही 5% से खा जाता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 5% से वो एसआईपी बढ़ानी चाहिए। एटलीस्ट 5% इन्फ्लेशन कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए बढ़ाना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल रिटर्न्स बनाना है तो हम कहते हैं करीबन 10% से स्टेप अप कीजिए। तो बेयर मिनिमम जो है वो 5% होता है और 10% इज एडवाइजेबल। सो स्टेप अप के बारे में ये दो चीजें कहना चाहूँ। ओके, तो ये रही बातचीत इस पर कि आप एक तो निवेश में देरी ना करें, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कमाल कर सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ रूल्स भी होते हैं निवेश के, जिससे आप आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हैं कि आपकी जो रकम है दुगनी तिगुनी कैसे हो सकती है। लेकिन क्या वो वैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग निवेश में कैसे काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु आप देख रहे हैं। आज हम बात करें ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन से। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे रूल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के जो कि आपको बता सकते हैं कि आपकी जो रकम है जो आप निवेश करना चाहते हैं वो कितने सालों में दुगनी तिगनी या चौगनी हो सकती है। इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं और क्या ये ऐसे जो नियम होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद दे सकते हैं क्या। तो इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्षितिज, हमने काफ़ी पढ़ा है रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144। क्या वाकई मददगार हो सकते हैं किसी एक आम निवेशक के लिए समझने के लिए कि उनकी रकम आने वाले कितने सालों में ट्वाइस, थ्राइस या 4 गुना से बढ़ सकती है? बिल्कुल सही कहा स्वाति, ये थंब रूल्स हैं। जब मैं थंब रूल्स की बात करता हूँ तो आप इन रूल्स को आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो राशि है वो किस तरह से ग्रो करती है। पर इसमें जब भी आपको रिजल्ट आप लेते हैं उसमें आप एज्यूम करते हैं कि गिवन रेट पे अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है। अगर जो लोग हमारी उम्र के हैं अगर याद करें तो मिड 90s में एफडी में पैसा 6 साल में डबल होता था। 12% पे आपको फिक्स डिपॉजिट होते थे। वो कुछ भी नहीं था, पर रूल ऑफ 72 था। व्हाट इट यूज्ड टू से इज दैट कि बेसिकली ये बताता है दैट रूल ऑफ 72 बोलता है 72 वाली कार जिसमें पता चलता है कि क्या रेट ऑफ रिटर्न से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा और वो बताएगा कितने साल में पैसा डबल होगा। मान लीजिए अगर आपका पैसा 12% से ग्रो कर रहा है, रेट ऑफ आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आ रहा है 12% आ रहा है, तो 72 बिग 12 आपका 6 ईयर्स में पैसा डबल हो गया। वही वो 15 से ग्रो कर रहा है तो वो लगभग 5 साल का समय आ गया। अगर वो 18 से ग्रो कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 4 साल में डबल हो गया। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रूल यहाँ तक खत्म नहीं होता है। हम हमेशा उसमें पैसा डबल ही तो हुआ है, पर अगर रूल ऑफ 15 से वो 5 साल में अगर डबल हो रहा है तो 10 साल में वो 4 टाइम्स हो जाएगा और 15 साल में फिर वो डबल होगा तो 8 टाइम्स होगा और 20 इयर्स में वो आपका 16 होगा। 25 ईयर में वही चीज आपकी 32 टाइम्स होगी और 30 इयर्स में 64 टाइम्स होगी। जब आप मेरे से पूछ रहे थे कितना समय पर्याप्त होना चाहिए, अगर आप कोई राशि आप आज लगा रहे हैं और मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 15% से ग्रो कर रहा है, तो कोई 30 साल में लगभग जो आपने आज राशि लगाई है वो 64 टाइम्स होगी, सब्जेक्टेड कि आपका पोर्टफोलियो 15% से ग्रो कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। एक रूल ऑफ 15 है, रूल ऑफ 134 जो आपने बताया वो भी यही है कि कितने समय में 3 गुना होगा या 4 टाइम्स होगा। रूल ऑफ 15 एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्वाति, जो बताता है कि अगर आप 15,000 की सिप करते हैं और 15 ईयर्स के लिए करते हैं और आपका पोर्टफोलियो 15% से ग्रो होता है, तो लगभग आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 सीआर हो जाएगी। आपको 1 करोड़ प्लस मिलेगा और उसमें पैसा जो आपने डिप्लॉय किया लगभग 27 लाख ही लगाया और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी मंथ 15,000 लगाया। तो ये जो मैंने पहले आपने प्रश्न में मेरे से पूछा था, मैंने ये मतलब कंपाउंडिंग का एक्चुअल में बेनिफिट जो आपको मेन बेनिफिट है वो 10-15 साल के बाद इतना बड़ा दिखना शुरू हो जाता है कि आप रियलाइज करते हो कि हाँ, ये एक्चुअल में एथ वंडर है।
जो आपको 5-10 साल में लगेगा ये तो डबल हुआ या 4 गुना हुआ, वहीं पे 15 इयर्स में वो जब 8 गुना हो जाती है वैल्यू, देन यू रियलाइज़ हाँ, ये जो चीज़ हमने की है, इन्वेस्टमेंट करी है, ये सही में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही वर्क कर रही है। बिल्कुल, तो बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग या आपका पैसा जो है वो कितना जल्दी ग्रो करता है, पैसे से पैसा कितनी जल्दी बनता है, उसको जाँचने का, परखने का, उसको समझने का एक तरीका है बेसिकली। बाकी डिपेंड तो आप पे करता है कि आप कब और कितना निवेश करते हैं। तो ये थोड़े रूल समझना ज़रूरी था क्योंकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे, जिसका बखूबी एग्ज़ाम्पल ऋषिकेश पालवे ने हमें दिया कुछ समय पहले। ऋषिकेश, अब कुछ फंड्स की बात कर लेते हैं हम कि क्योंकि हम नए साल की तो शुरुआत में ही है, कई लोग अपने अब निवेश की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो कौन से फंड्स आपको लग रहा है कि अभी इस मोमेंट पे किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, बाजार की चाल को देखते हुए भी और अपने पोर्टफोलियो को समझते हुए भी? स्वाति जी, फंड स्कीम्स के नाम बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन है, उसके ऊपर थोड़ा इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि लार्ज कैप जो है वो 50-55% होना चाहिए, मिड कैप जो है करीबन 30% का होना चाहिए और स्मॉल कैप जो है वो 20% का होना चाहिए। करीब-करीब 50% जो है वो मिड एंड स्मॉल में एलोकेट करने की कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स पोटेंशियल काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है और वहीं से आपके अल्फ़ा आ सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बेसिक रूल है कि अल्फ़ा जनरेट करना है। तो कुछ स्कीम्स के नाम बताना चाहूँगा। फ़ोकस्ड कैटेगरी में iPro फ़ोकस इक्विटी फंड में रिकमेंड करूँगा। ये प्राइमरीली लार्ज कैप कंपनीज़ में डालता है और उसका मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड में रिकमेंड करूँगा। एक कंप्लीट टर्न अराउंड देखा है सिक्लिकलिटी की वजह से इसने, और एक टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है ये। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है एक मिक्स बैग में डालता है, लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में डालता है और अल्फा जनरेट करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हाई है इस फंड में। और रेट कट को इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए और वैल्यू स्कीम को देखते हुए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रिकमेंड करूंगा। ये काफी अच्छी तरह से ये फंड मैनेजर जो दिनेश बालचंद्रन है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस फंड का। तो ये 5 फंड मैं रिकमेंड करना चाहूंगा बाजार की चाल देखते हुए। ओके, तो ऋषिकेश के पसंदीदा फंड जिसमें फोकस कैटेगरी भी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी हमने देखा, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा का एक अच्छा फ्लेवर है इनके फंड में, इनके पोर्टफोलियो में, ये इनके पसंदीदा फंड्स है। क्षितिज, अब जल्दी से अभी आप भी अपने पसंदीदा फंड्स बता दीजिए। स्वाति, मुझे फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी काफ़ी पसंद है फंड, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इसने आपका इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पे बैंकिंग है, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, ऑटोमोबाइल है, जो यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे सेक्टर्स। साथ में आपका एसबीआई का कॉन्ट्रा विच इज़ एवरग्रीन एंड कॉन्ट्रेरियन फंड, वो एक फंड आई थिंक इज़ अ मस्ट मतलब मेरे को जो काफ़ी पसंद है। आपका एचडीएफसी का फोकस 30 अगेन थोड़ा बहुत बीएफएसआई में अच्छा एलोकेशन लिया हुआ है। बैंकिंग एज अ सेक्टर एज अ स्पेस पिछले 4 साल में बहुत अच्छा किया भी नहीं है। साथ में मोतीलाल का लार्जर मिड कैप है व्हिच इज़ अ मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड सम एलोकेशन टुवर्ड्स स्मॉल कैप कैटेगरी, बट एट द सेम टाइम द सेक्टोरल बाइफरकेशन जो दिया है इन्होंने वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कुछ सेक्टर्स में डाला हुआ है। और उसके साथ आपका एक वाइटोक का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ये 4-5 फंड्स हैं व्हिच आई पर्सनली लाइक इन प्रेजेंट सिनेरियो, जहाँ पे मुझे लगता है दैट कैन बी लुक्ड एट। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन, बट ये मेरी पसंदीदा फंड्स हैं। और इस क्षितिज के पसंदीदा फंड्स आपके लिए आपके टेलीविजन सेट्स पर, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे क्षितिज और ऋषिकेश, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।